जहां पना किला मोहम्मद बिन तुगलक। तो लाल कोट अनंगपाल सिंह सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक। जहां पनाह किला मोहम्मद बिन तुगलक। कोटला फिरोज शाह। फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद पुराना किला शेर शाह। इसके बाद शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद। शाहजहां यानी दिल्ली 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। अलग अलग शासकों ने अनंगपाल सिंह तोमर, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, फिर पुराना किला शेरशाह शूरी, फिर शाहजहानाबाद यानी शाहजहां। यानी दिल्ली 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। और इन सातों के मिश्रण से इन सातों किलों का संयुक्त रूप दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय शासन का कल्याणकारी स्वरूप। भारतीय शासन का कल्याणकारी स्वरूप संविधान के किस भाग से स्पष्ट होता है? भारतीय शासन का कल्याणकारी स्वरूप किस भाग से स्पष्ट होता है? संविधान का कल्याणकारी स्वरूप राजनीति निदेशक तत्व। यह संविधान के भाग 4 में है। तो भाग 4 से यह स्पष्ट होता है कि संविधान का कल्याणकारी स्वरूप है, क्योंकि ये सामाजिक और सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। राजनीति निदेशक का उद्देश्य राज्य को निर्देशित करना कि राज्य जब कोई देश के लोगों के कल्याण के लिए कोई कानून बनाएगी तो इन निर्देशों का पालन करना उसका कर्तव्य होगा। और राज्य के नीति निदेशक तत्व से सामाजिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया जाता है, जबकि मौलिक अधिकार द्वारा
राजनीतिक अधिकार स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। ये संविधान के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य नीति निदेशक तत्व। राज्य नीति निदेशक तत्व, ये दो इस संविधान के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, जिससे हमारे संविधान का उद्देश्य स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन कौन से प्रावधान 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए? 26 नवंबर 1949, ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। इसी दिन संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था। हालांकि संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, ये सब 26 जनवरी 1949 को ही लागू हो गए थे। तो क्या आज संविधान भारत 26 नवंबर 1949 को जिस संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया था, कि वो आज भारत में पूरी तरह लागू है? क्या उसके एक एक प्रावधान लागू हैं, या आज तक इतने वर्षों के बाद भी हमारा संविधान पूरी तरह लागू नहीं है? कई चरणों में संविधान लागू हुआ। तो ये कहना है कि 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। संविधान के कुछ प्रावधान नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन जो व्यवस्था थी, वो तो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। बाकी संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक के संहिता जो अनुच्छेद 44 में है, ये तो आज तक नहीं लागू हुआ। हम तो कह सकते हैं ना कि संविधान, आज भी भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं, कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो लागू नहीं हुए, और कुछ अनुच्छेद अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं रहा। जैसे अनुच्छेद 17 जो छुआछूत को प्रतिबंधित करता है, ये अपराध आज भी भारत में हो रहे हैं। तो प्रश्न तो उठता है ना कि क्या संविधान पूरी तरह लागू है हमारे देश में, या आज भी कोशिश की जा रही है कि संविधान को लागू किया जाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला राजभाषा आयोग
पहला राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 1955 में बीजे खरे, 1955 में बीजे खरे की अध्यक्षता में यह किया गया था। आगे चलकर भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का गठन भी हुआ। आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान हमारे संविधान में भी है। ये एक संवैधानिक संस्था है। तो 1955 में बीजे खरे की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का यह प्रावधान है कि राज्य का दायित्व है कि वो संसद द्वारा पारित विधि को मान्यता दे? अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 में ये प्रोविजन है अनुच्छेद 256 में यह प्रोविजन है कि राज्य का दायित्व है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को वो मान्यता दे। अभी हाल के वर्षों में या हाल के दिनों में देखें तो कई संसद के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में भी चुनौती दी और कई राज्य की विधानसभाओं ने उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। लेकिन राज्य का कर्तव्य है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून को वो मान्यता दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर ऑफ संडे न्यूज़पेपर, फादर ऑफ संडे न्यूज़पेपर किसको कहा जाता है? ये बेसिकली फैक्ट है, जनरल नॉलेज फैक्ट है। जॉन डेल को फादर ऑफ संडे न्यूज़पेपर कहा जाता है। फादर ऑफ संडे न्यूज़पेपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अल अहराम, अल अहराम किस देश की मशहूर समाचार एजेंसी? काहिरा। अल अहराम ये एक न्यूज एजेंसी है। काहिरा अर्थात मिस्र का ये एजेंसी है। ये स्थित है काहिरा में, यानी अल अहराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहां है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय, विश्व संगठन, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा का
मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। उद्देश्य है, अगर उद्देश्य देखें तो मौसम संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मौसम संबंधी सूचनाओं का, मौसम संबंधी रिपोर्ट्स को एक्सचेंज करना, क्योंकि मौसम का पूर्वानुमान एक तकनीकी विषय है, और अगर मौसम से संबंधित अगर जानकारी पहले से होती तो कई तरह के प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। भारत में ही ताउते के प्रकोप को देखा, उसके बाद फिर सास का डर सता रहा है और वो भी भारत पहुंच चुका है। तो अगर मौसम संबंधी जानकारी अगर प्राप्त हो तो मौसम या प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं होती? पक्षियां बहुत ऊंचाई तक उड़ती हैं आसमान में, उनमें अतिरिक्त वायु कोश होता है, जिसमें ऑक्सीजन भरे होते हैं। जब वो बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं तो इस कोश में यानी इस चैम्बर्स में जो ऑक्सीजन होता है उसी का उपयोग शरीर के द्वारा किया जाता है। इसलिए बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ने के बाद भी उन्हें सांस लेने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उनके शरीर में अतिरिक्त वायु कोश यानी एयर चैम्बर्स होते हैं। इसलिए वो बहुत अधिक ऊंचाई पर बहुत आसानी से वो उड़ते भी हैं और बहुत देर तक वो ऊंचाई पर उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करती है? कौन सी कोशिका, कौन सी कोशिका रोग प्रतिरोधक यानी बीमारी से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो WBC के अंतर्गत आता है। बेसिकली जब शरीर पर किसी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया का अटैक होता है तो ये सेल्स सक्रिय हो जाते हैं। शरीर का टेम्परेचर यानी शरीर का तापमान बढ़ाकर इन बाहरी वायरस या बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करके उसे समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रेसिस्टेंट पावर, जिसको आमतौर पर हम बहुत इम्यूनिटी पावर यानी रोग से लड़ने की क्षमता, लिम्फोसाइट ये ऐसी कोशिका है कि जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। निश्चित तौर पर अगर ऐसी कोशिकाओं में अगर कमी होती है तो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पौधे की
पौधे की कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? पौधे की कोशिका का रसोई। स्वाभाविक है कि पौधे के लिए जहां पर भोजन तैयार होता है वो है हरित लवक, अर्थात क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, यहीं पे क्लोरोफिल उपस्थित होता है और फोटोसिंथेसिस के लिए जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है उपस्थित होता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के लिए भोजन तैयार करता है। क्लोरोप्लास्ट पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। अगर पत्तियों के रंग हरे होते हैं तो ये क्लोरोफिल की वजह से होता है। ल्यूकोप्लास्ट अर्थात ये रंगहीन होता है। और पौधों या फूलों को जो अन्य रंग मिलते हैं वो क्रोमोप्लास्ट से मिलते हैं। तो ये प्लास्टिड हुए। प्लास्टिड यानी 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है लेकिन प्लास्टिड है तो वो ल्यूकोप्लास्ट हुआ। और अन्य रंगों के लिए क्रोमोप्लास्ट जिम्मेदार होता है। तो ये 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं। तो पौधों का रसोई यानी किचन ऑफ द सेल, प्लांट के अंदर किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो रसोई घर यानी क्लोरोप्लास्ट। आज का अंतिम प्रश्न, अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो कौन सा काम नहीं हो पाएगा, यानी कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं हो तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो प्रोटीन का संश्लेषण। यह संभव नहीं होगा क्योंकि राइबोसोम ही कोशिका में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। और आपको पता है कि प्रोटीन के निर्माण के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स की आवश्यकता होती है और इन एमिनो एसिड्स से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो अगर कोशिका में, अगर सेल में अगर प्रोटीन ना हो, ये राइबोसोम ना हो तो प्रोटीन का संश्लेषण संभव नहीं। ये अंतिम प्रश्न था आज के वर्कशॉप का। आज का वर्कशॉप समाप्त हुआ।